नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया था? तो साथियों, भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून किसने पारित किया था? तो यह आपका लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 है। तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त, विष्णुगुप्त या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमार गुप्त। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी साथी बताएंगे कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका ऑप्शन है दलाई लामा, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है किरण देसाई। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका किरण देसाई हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां हुआ था? मैक्सिको में, कनाडा में, बर्मिंघम में या फिर ऑप्शन डी है जूरिक में। तो प्यारे साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन जो है आपका बर्मिंघम में हुआ था। कहां? बर्मिंघम में। तो प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है किससे संबंधित है। तो साथियों, यह आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से। साथियों, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद 48 है। और सामान्य नागरिक संहिता किसमें है? तो यह आपका अनुच्छेद 44 में है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सैयद वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है खिज्र खां, आगा खां, तुगरिल खां या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे सैयद वंश का पहला शासक पूछा गया है, तो सैयद वंश का पहला शासक जो है खिज्र खां था। कौन? खिज्र खां। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झिझिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, झिझिया लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल से, असम, बिहार या फिर त्रिपुरा।
तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सभी साथी बताएंगे कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जाना जाता है? कोयला, जूट, कपास या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है। किसको? जूट को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों, कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। किससे? मोहिनी अट्टम से। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका केरल राज्य की है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। और कथकली कहाँ का है? तो कथकली भी आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम पूछा जाए तो तमिलनाडु का है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से मुगल किसके वंशज थे? तो आपको बताना है मुगल जो है किसके वंशज थे? तो साथियों यह है तैमूर के वंशज थे। किसके? तैमूर को। तैमूर के। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीता था? तो आपको बताना है लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीता था? ऑप्शन है 6, 5, 4 या फिर 7 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 पदक जीता था। कुल कितने पदक जीता था? तो 6 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओ सांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, गुजरात में, त्रिपुरा में या फिर मणिपुर में? तो प्यारे साथियों, याओ सांग त्योहार जो है आपका यह है कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? तो आप बताना है भारत में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? तो साथियों, भारत में वन आवरण का प्रतिशत 21.67% है। कितना? 21.67% है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आपको बताना है विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो साथियों, ये आपका दिव्येंदु बरुआ थे। कौन है? दिव्येंदु बरुआ। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो सभी साथी बताएंगे कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख आपसे पूछा गया है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। बेंजीन की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है बेंजीन की खोज किस वर्ष हुई थी? 1825 में, 1827 में, 1829 या फिर 1826? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 1825 ईस्वी में। तो बेंजीन की खोज किस वर्ष हुई थी? 1825 ईस्वी में हुई थी। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? केरल में, तमिलनाडु में, ओडिशा या फिर राजस्थान? तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है आपका कहाँ हुआ था? तो ओडिशा राज्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, असम, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में।
अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सभी साथी बताएंगे कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथियों यह आपका अमर्त्य सेन को दिया गया था। किसको? अमर्त्य सेन को। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कांस्य पदक किस वर्ष जीती थी? तो आप बताना है साइना नेहवाल ओलंपिक में कांस्य पदक किस वर्ष जीती थी? ऑप्शन है 2010 में, 2012 में, 2014 में या फिर ऑप्शन डी है 2015 में। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2012 में। साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कांस्य पदक जो है 2012 ईस्वी में जीती थी। साथियों साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। तो सभी साथी इसको जरूर याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 343 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी साथी बताएंगे मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, विशाख दत्त, नारायण पंडित या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मेघदूत पुस्तक आपसे पूछा गया है, तो मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर ऑप्शन डी है विटामिन B3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन होता है। अगला प्रश्न है, गोपिका वर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक की नृत्य शैली से है? तो आपको बताना है गोपिका वर्मा का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? ऑप्शन है मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कथक या फिर कथकली। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। गोपिका वर्मा का संबंध है किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो यह आपका केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों अमृतसर की संधि जो है आपका किसके बीच में हुई थी? तो साथियों यह आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। और साथियों अमृतसर की संधि हुई कब थी? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। कब? 1809 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा चीन के साथ कितने भागों में बटा हुआ है? तो आपको बताना है भारत की सीमा चीन के साथ कितने भागों में बटा हुआ है? 2, 4, 5 या फिर 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 भाग में। भारत की सीमा चीन के साथ कितने भागों में बटा हुआ है? तो 3 भागों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता निम्न में से कौन है? तो आपसे 2022 का पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आशा पारेख, विमल जालान, निधि छिबर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आशा पारेख है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो आशा पारेख हैं। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
तो आप बताना है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है आपका 9 होती है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा 9। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 385 प्रति वर्ग किलोमीटर, 389 प्रति वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जो है आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागा दावा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सभी साथी बताएंगे कि सागा दावा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है सिक्किम। तो साथियों सागा दावा महोत्सव जो है आपका यह है किस राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम राज्य में। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई और पुणे को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो आपको बताना है मुंबई और पुणे को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन है थालघाट दर्रा, नाथुला दर्रा, भोरघाट दर्रा और ऑप्शन डी है जयलेपला दर्रा। तो साथियों मुंबई और पुणे को जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो प्यारे साथियों यह आपका भोरघाट दर्रा है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा भोरघाट दर्रा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुंबई और पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है तो आपका भोरघाट दर्रा जोड़ता है। साथियों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। ये नाथुला दर्रा जो है नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो यह आपका सिक्किम राज्य में है। कहाँ? सिक्किम राज्य में। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। याद रखिएगा नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो यह आपका सिक्किम राज्य में है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तराइन का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था। 1191 में, 1215 में, 1192 में या फिर ऑप्शन डी है 1216 में। तो तराइन का तृतीय युद्ध जो है 1215 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 1215 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो आपसे सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा गया है। ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर ऑप्शन डी है मिजोरम। तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा। और सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो यह आपका केरल है। कितना है इसका लिंगानुपात? 1084 है। कितना? 1084 इसका लिंगानुपात है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो साथियों कंदारिया महादेव मंदिर जो है आपका यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 44 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी। साथियों एक क्वेश्चन और है इसमें 45 नंबर क्वेश्चन है सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था। अकबर, इल्तुतमिश, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था।
तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।